नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी और इंडिया 360 की। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सियासत की एक ऐसी खबर से जो जुबान की वजह से अब विवाद में है। सियासत के गलियारे में बंदर पर बवाल मचा। गुजरात के चुनावी फजा में सियासतदां एक दूसरे को बंदर कह रहे हैं। आखिर क्यों एक बेजुबान जानवर को सियासी मोहरा बनाया जा रहा है? क्यों हर एक की जुबान पर बस एक ही नाम है और वो नाम है बंदर। बड़े काम का बंदर, बड़े काम का बंदर, मारे तो धर्मिंदर, नाचे तो जितेंद्र। इस हिट गीत पर न जितेंद्र ने बुरा माना था और न धर्मेंद्र ने, और बंदर ने तो बिल्कुल ही नहीं माना था। लेकिन प्रातः स्मरणीय परम पूजनीय पवन सुत हनुमान के वंशजों पर भारतीय राजनीति में भीषण संग्राम मचा हुआ है। ત્યાં કાયમ વાંદરો જેમ સિંહને પડકાર કર્યા રાખે, ઝાડ ઉપર ચડીને કે સિંહને કે ઉપર આવ, અરે સિંહ ઉપર જાય તો જંગલનો રાજા છે। अब बोले तो कौन बंदर और कौन शेर। नाम नहीं लिया तो क्या हुआ, राजनीति के मंदिर के महंत सब समझ गए और कांग्रेस फंस गई। मोड़वाड़िया के बंदर लाग पर बीजेपी बिलबिला उठी। सार्वजनिक जीवन में भाषा की शिष्टता तो रखनी चाहिए, परंतु पिछली बार कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी ने नरेंद्र भाई को मौत का सौदागर कहा था और गुजरात की जनता ने चुप रहकर और कमल का बटन दबाकर सही उत्तर दिया था। इस बार भी कांग्रेस के लोग अगर नरेंद्र भाई को गाली देते हैं, गुजरात के लोगों को कोसते हैं, तो वो फिर अपना ही नुकसान कर रहे हैं। और गुजरात की जनता शांति से सुन रही है और जब अभी मतदान होगा तो उसमें कांग्रेस को समझ में आ जाएगा कि उसको अपनी मूर्खता की कितनी बड़ी कीमत देनी पड़ी है। अब महाभारत मचा हुआ है। गदाधारी के ध्वजाधारी गरज रहे हैं, बंदर कैसे बोल दिया। हमने मोदी के गुरु को पकड़ा, केशु भाई पटेल। बीजेपी के भूतपूर्व पुजारी से पूछा ये बवाल कैसा है, तो पलटकर उन्होंने ही सवाल दाग दिया, बंदर को बंदर न बोले तो क्या बोले। खुदा खुद जो करे उसको बंदर कहते हैं। यदि नरेंद्र मोदी खुदा खुद करते हैं तो बंदर कहने में हर्ज है। सब बोले तो अन्ना हजारे कैसे न बोलते। संदर्भ बदल दिया था, लेकिन बेचारा बंदर यहां भी मुक्त न हो सका। पिछले कुछ दिनों में भारतीय राजनीति ने बंदर को ऐसा नाच नचाया है कि न लाज की घूंघट बची न साज के घुंघरू। बंदर को कहां पता था कि उसकी प्रजाति के साथ सब्जी से लेकर सियासत तक में भाषा के इतने प्रयोग हो सकते हैं। नफरतें पालना दुर्भाग्य रहा हो जिसका, ये उनका बैड लक है कि नफरतें पालना दुर्भाग्य रहा हो जिसका, वो किसी रिश्ते की अजमत कहाँ पहचानता है। और प्यार को पैसे में इस तोलने वाले से कहो, प्यार को पैसे से इस तोलने वाले से कहो, कोई बंदर कहा अदरक का मजा चाहता है। इस चक्कर में न मोदी का कुछ होगा न कांग्रेस के महानुभावों का। मुश्किल में है कमबख्ती के मारे दर्जनों मुहावरे। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर बांट बंदर घुड़की। हनुमान जी को पता होता कि कलयुग में बंदर पर ऐसा बवंडर मचेगा तो बानरी सेना को कभी लंका न भेजते। अहमदाबाद से गोपी घांगर और दिल्ली से रीमा पराशर और आंचल आनंद के साथ आज तक ब्यूरो। ये तो बात हुई सियासतदानों की जुबान की, जुबानी जंग की। लेकिन भिड़े भी हैं, एक दूसरे पर आरोप भी लगाए हैं और मारपीट तक की नौबत भी आई है। उत्तर प्रदेश की अखिलेश सरकार पर एक नई आफत आई है और इस बार मामला मंत्री और अधिकारी के बीच नहीं बल्कि जूनियर और सीनियर मंत्री की तकरार का है। सीनियर मंत्री पर ट्रांसफर और पोस्टिंग में पैसा लेने की शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है। शिकायत किसी और ने नहीं, खुद राज्य मंत्री ने ही की है। यूपी के राज्य मंत्री का आरोप, पैसे लेकर हो रही है ट्रांसफर पोस्टिंग। सीनियर मंत्री के खिलाफ बगावत, मुख्यमंत्री से की शिकायत। खादी ग्राम उद्योग राज्य मंत्री रियाज अहमद ने अपने सीनियर मंत्री राजाराम पांडे पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। रियाज अहमद का आरोप है कि राजाराम पांडे पैसे लेकर अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग कर रहे हैं। रियाज अहमद ने मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखकर अपने सीनियर मंत्री की शिकायत कर दी है। क्योंकि ये पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे,
इसलिए ये पार्टी के कार्यकलाप, पार्टी के संविधान, पार्टी के रूल, पार्टी के लोगों ने जो कुर्बानी 5 साल की, उसको ये जानते नहीं थे। पिछली सरकार में चूंकि ये रहे, तो पिछली सरकार में जो लूटपाट का तरीका था वो यहाँ भी वही समझ रहे थे, और जिसका उनको खमियाजा भुगतना पड़ा है और पड़ेगा। वहीं कैबिनेट मंत्री राजाराम पांडे अपने ऊपर लगे आरोपों को बेबुनियाद बता रहे हैं। कहा कि मुख्यमंत्री चाहें तो जांच करा लें, और जरा भी सच्चाई है तो कार्रवाई भी झेलने के लिए वो तैयार हैं। मैं उनका सम्मान करता हूं। हो सकता है उन्होंने हमसे कहना उचित ना समझा हो सकता है कि उन्होंने उचित ना समझा हो, और उन्होंने जहां भी कही है हमसे कहते तो हम भी बड़े बॉस से कहते, उन्होंने सीधे बॉस से कह दिया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। बॉस का जो निर्णय होगा जांच कर लें, जांच का बिंदु है, जो निर्णय लेगा होगा, वो कोई भी दिक्कत नहीं। गलतियां तो लगभग सबसे हो सकती हैं, जानबूझकर गलती नहीं होनी चाहिए, नियतन गलती नहीं होनी चाहिए। यूपी सरकार के मंत्री पर ट्रांसफर पोस्टिंग के आरोप भले ही नए हैं, लेकिन मंत्रियों की कार्यशैली और आचरण पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अनूप श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। अखिलेश सरकार के एक मंत्री को अखिलेश यानी कि मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को हटाना पड़ा था, और अब जूनियर और सीनियर मंत्रियों की ये जो तकरार है, तकरार से आगे बढ़ चुकी है, आरोप लगाए जा चुके हैं, और अखिलेश यादव पर यहां पर फैसला करने का दबाव भी है। फिलहाल रुख अगले खबर का। सोनिया, राहुल, प्रियंका, पूरा गांधी परिवार रायबरेली और अमेठी की जनता का दर्द बांटने पहुंचा था। आज जनता की तकलीफ सुनी भी गई और क्षेत्र को विकास परियोजनाओं की सौगात भी मिली, लेकिन असंतोष खत्म नहीं हुआ है। दूसरे दिन भी सोनिया के खिलाफ नारेबाजी हुई है। अमेठी में आज राहुल गांधी का भी विरोध हुआ है। दिल्ली की सियासत संभालने के बीच कभी कभार जनता की भी बारी आती है। रायबरेली की जनता का भी भाग्य खुला और 2 दिनों के दौरे पर रायबरेली आई सोनिया गांधी ने अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों का दुख दर्द सुना। दौरे के दूसरे दिन राहुल और प्रियंका भी अपनी मां का साथ देने रायबरेली पहुंचे थे, लेकिन रायबरेली के भुइया मऊ गेस्ट हाउस में जहां सोनिया ने कतार लगाकर मुलाकात का इंतजार कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भावनाएं सुनी, वहीं सोनिया गांधी के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। दरी बनाने की फैक्ट्री शिना होम टैक्स के बेरोजगार कर्मचारियों ने जमकर हंगामा किया। लोगों को आरोप है कि गांधी परिवार के मदद के वादों के बावजूद फैक्ट्री बंद हो गई और झटके में 900 से ज्यादा महिलाओं का रोजगार छिन गया। हमारी 3-7 साल से सीना टेक्सटाइल मिल चल रही है। उसके बाद हमेशा यही हुआ कि हम वेतन बढ़ाएंगे, इसको न्यूनतम वेतन पे चलाएंगे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। 2 साल से फैक्ट्री बिल्कुल बंद चल रही है। मनमोहन सरकार की जैसी हालत है कि चुनाव कभी भी आ धमक सकता है। ऐसे में गांधी परिवार को रायबरेली की फिक्र होना वाजिब है, लेकिन बात तो तब बने जब असंतोष की आवाज न उठे। आमिर हक, रायबरेली, आज तक। एक बार फिर से इंडिया 360 में खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। नगर निगम के दफ्तर में व्यवस्था कायम करने के बजाय सियासी अखाड़े दिखाई दे रहे हैं। जयपुर में नगर निगम के सीईओ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के कचरा डालने के बाद जमकर हंगामा हुआ, तो लखनऊ में मामूली सी बात पर पार्षद तोड़फोड़ पर उतारू हो गए। ये 2 तस्वीरें हैं वाराणसी और जयपुर। गुरुवार को यहां नगर निगम के दफ्तर अखाड़े में तब्दील हो गए। देवनगरी और गुलाबी नगरी की प्रतिष्ठा यहां के नुमाइंदों ने ही धूल में मिला दी। जयपुर नगर निगम के अंदर नहीं, इस बार बाहर संग्राम हुआ। नगर निगम के सीईओ पर बीजेपी कार्यकर्ताओं के कचरा डालने के बाद जबरदस्त हंगामा हुआ। पुलिस ने उत्पातियों पर जमकर लाठियां भांजी। कार्यकर्ताओं ने बदले में खूब पत्थरबाजी की। बवाल मचा इस बात पर कि सफाई शुल्क लेने के बावजूद शहर में सफाई नहीं हो रही। ज्ञापन देते तत्पश्चात किसी ने कोई डिब्बा सा खोल के उसमें से कचरा और बैग था वो फेंक दिया, हवा में छोड़ दिया। अब इस तरह की घटनाएं सामान्यतः जो प्रशासनिक प्रक्रिया में अगर उच्छृंखल आचरण है, विरोध के दौरान थोड़ा सा इस तरह का पत्थरबाजी वगैरह इन्होंने किया है, संपत्ति वगैरह कुछ नुकसान वगैरह थोड़ा है। कुछ लोगों को पकड़ा है, वो कितना है क्या है वो डिटेल सभी अपन कलेक्ट कर रहे हैं।
विकास के मुद्दे पर वाराणसी में भी पार्षदों का पारा चढ़ा। मेयर ने बातचीत में आनाकानी की तो कुर्सी मेज की आहुति चढ़ गई। तो मेयर साहब ने कराया, मेयर साहब शहर का विकास नहीं चाहते हैं, कांग्रेस के लोग विकास नहीं चाहते हैं। खबर है कि बीजेपी के मेयर की गुस्ताखी समाजवादी पार्टी के पार्षदों को पसंद नहीं आई और बवाल की बड़ी वजह बन गई। वाराणसी से नीतीश कुमार पांडे के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। और अब खबर नोएडा अथॉरिटी के दो बड़े अधिकारियों की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नोएडा अधिकारियों के दाखिल अधिकारियों की नियुक्ति रद्द करके उन्हें फौरन पद से हटाने के आदेश दिए हैं। ये दोनों अधिकारी वाइस चेयरमैन राकेश बहादुर और सीईओ संजीव शरण हैं। अदालत ने दोनों अधिकारियों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तैनात करने से भी साफ तौर पर मना कर दिया है। राकेश बहादुर और संजीव शरण पर व्यावसायिक जमीन को औद्योगिक जमीन में तब्दील कर उसी दर से होटल इंडस्ट्री को अलॉट करने के आरोप हैं। इस वजह से सरकार को 4,700 करोड़ रुपए का चूना लगा था। मायावती सरकार ने इन दोनों को निलंबित कर दिया था, लेकिन समाजवादी पार्टी ने जैसे ही सत्ता में अपनी पकड़ मजबूत की, दोनों को पद पर वापसी हो गई थी। माधव समाज निर्माण समिति की याचिका पर अदालत ने आज यह फैसला सुनाया है और दोनों पर गाज गिरी है। यह खबर दिल्ली से है। दिल्ली की एक निगम पार्षद और उसकी बेटी की मौत सवालों के घेरे में है। महिला पार्षद का आज जन्मदिन था, लेकिन किसी को आखिर क्या मालूम था कि जिस दिन उसका जन्म हुआ उसी दिन उसकी और साथ ही साथ उसकी बेटी की भी मौत हो जाएगी। सीढ़ियां जो सत्यम को जिंदगी में 1 साल और ऊपर ले जाती, वही उसे जिंदगी के बोझ से उतार रही है। जन्मदिन के मौके पर उसने मौत से यारी निभाई। दिल्ली के नांगलोई से कांग्रेस की निगम पार्षद सत्यम यादव की लाश इसी घर में छत से लटक रही थी। लोग युवा पार्षद की मौत से सहमे हुए थे कि कमरे में बिस्तर पर निगाह पड़ी, लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। वहां सत्यम की 1.5 साल की मासूम वंशिका की नाजुक देह बेजान पड़ी थी। मोहल्ले में मातम छा गया, कोहराम मच गया। भीड़ उठकर घर को घेरने लगी। पुलिस मौके पर पहुंची और जो शुरुआती जांच में नजर आया वो ये कि सत्यम ने पहले अपनी बेटी की हत्या की होगी, फिर खुद को मौत के गले लगाया होगा। सुसाइड किया हुआ है, ये इन्फॉर्मेशन है। और वहाँ पर अपने ही काट में ऊपर से फैन में बांधा हुआ है, काट की कलम में बांधा हुआ है। इनकी 1.5 साल की बच्ची वंशिका, ये भी यहाँ पर बेड में पड़ी हुई थी। हॉस्पिटल में ले गए थे, सत्यभामा हॉस्पिटल में, वहाँ पर ब्लड टेस्ट डिक्लेयर हुई है। बाकी इनके घर वाले आए हैं, मीरापुरम के रहने वाली है, वो आए हैं और फर्दर तहकीकात हम करें। पार्षद सत्यम यादव की शादी 16 फरवरी 2010 को प्राइमरी टीचर पवन यादव से हुई थी। एक नई जिंदगी के दर्जनों ख्वाब पाले वो यहाँ आई। घर में कदम रखने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। कांग्रेस के टिकट पर सत्यम पार्षद बनी। बहू की पहचान इलाके में नेता के तौर पर होने लगी। दीवारों पर लगे पोस्टर में सत्यम नजर आने लगी। लेकिन घर के दरो दीवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। मायके वालों का इल्जाम है कि ससुराल वाले उसे दहेज के लिए परेशान करते थे और दहेज का दंश जब उससे बर्दाश्त न हुआ तो सत्यम ने पहले अपनी बेटी को मौत दी, फिर खुद को खत्म कर लिया। मौत की ये गुत्थी तमाम सवालों के बीच उलझी हुई है। आखिर पार्षद ने खुदकुशी क्यों की? घर से सुसाइड नोट क्यों नहीं मिला? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि सत्यम ने अपने जन्मदिन के मौके पर ही मौत का चुनाव क्यों किया? ओपी शुक्ला और मनोरंजन के साथ चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। और अब हवाई जहाज में एक हंगामे की खबर। मुंबई से दिल्ली आ रहे इंडिगो एयरलाइंस की एक फ्लाइट में आज जमकर हंगामा हुआ। हंगामा कर रहे शख्स ने एयर होस्टेस को थप्पड़ तक मार दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हंगामे की ये तस्वीरें हवाई जहाज के अंदर की हैं। विमान इंडिगो एयरलाइंस का है। मुंबई से दिल्ली लौट रहे इस विमान में उस वक्त हंगामा हो गया जब एक शख्स ने फ्लाइट में ऊटपटांग हरकतें करनी शुरू कर दी। जब मुसाफिरों ने आपत्ति की तो एयर होस्टेस इसे समझाने के लिए आई, लेकिन इसने आप देखा ना ताव और एयर होस्टेस को ही थप्पड़ जड़ दिया। इसके बाद तो पूरे विमान में अफरा तफरी मच गई और लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। इस शख्स ने लोगों के साथ भी मारपीट की। पायलट ने इस घटना की खबर तुरंत दिल्ली एयरपोर्ट अधिकारियों को दी और दिल्ली पहुंचते ही इस शेख को हिरासत में ले लिया गया। हमने बेसिकली 354
506, 509 का केस इसको दर्ज किया है और अरेस्ट किया। पुलिस सूत्रों का कहना है कि आरोपी का मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है, इस वजह से उसने ये हरकतें की। उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, बर्मा में कई बार हो चुका है ऐसा, और ये कब निकला वहां से हमें पता नहीं। रात को करीब 1:30 बजे फोन आया हमें, ऐसा हुआ है। और उससे कोई अगर छेड़े वेड़े तो दिमागी हालत जरा उसकी तेज हो जाती है। बेशक हवाई जहाज में हंगामे के बाद आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, लेकिन अगर परिजनों की माने तो न सिर्फ उसकी मानसिक स्थिति खराब है, बल्कि वो पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुका है। ऐसे में सवाल एयरपोर्ट के उन अधिकारियों पर भी है जो यात्रियों को यात्रा से पहले जांच करते हैं। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है ताकि पता लगा सके कि इसके पीछे कोई और वजह तो नहीं। हिमांशु मिश्रा के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, दिल्ली, आज तक।